हेलो एवरीवन। आज लगभग 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं हमारी इसरो की ऐतिहासिक जीत को। इसरो ने इतिहास रचा है चंद्रमा पर तीसरा चंद्र मिशन भेजकर, जो साउथ पोल पर लैंड हुआ था। उससे हमें ये पता चलेगा, और पिछली बार भी हमें ये पता चला था कि मून जो है उसकी सरफेस पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वहां लाइफ संभव होने के चांसेस नजर आते हैं। ऐसे ही वापस सुर्खियों में बना हुआ है हमारा इसरो, क्योंकि उसने एक मिशन लॉन्च किया है जिसे सूर्य मिशन कहा गया है। इसको नाम दिया गया है आदित्य L1। आपको नाम से समझ में आ जाएगा, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और L1 जो है वो उसकी स्थिति दर्शा रहा है कि जो हमने मिशन भेजा है वो क्या सूर्य पर पहुंच के रुकेगा? नहीं, वो किसी एक बिंदु पर पहुंच के रुकता है। उस बिंदु का नाम L1 है। तो आदित्य L1 इसरो का एक नया मिशन है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये अगेन एशिया का पहला कंट्री है जिसने ऐसा कोई मिशन लॉन्च किया है। अभी तक एज सच कोई मिशन लॉन्च नहीं हुए हैं। अगर हम सक्सेसफुल रहते हैं तो अगेन हम अपने आप में एक इतिहास रचते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चंद्रयान 3 मिशन था और आदित्य L1 मिशन था, ये दोनों ही इसरो के मिशन है, पर दोनों ही अलग अलग है। अलग अलग कैसे हैं? क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन जो था उसमें हमने एक ऑर्बिटर रखा था, और उस ऑर्बिटर के साथ एक लैंडर रखा हुआ था जो कि मून की सतह पर उतरकर वहां पर स्टडी कर रहा था। फिजिकल टच के साथ जो स्टडी हो रही थी वो था चंद्रयान 3। पर आदित्य L1 में क्या ऐसा ही है? नहीं, आदित्य L1 में ऐसा नहीं है। आदित्य L1 मिशन में हमने जो मिशन भेजा है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन स्पेस में एक जगह पर जाकर स्टेशनरी रुक जाएगा, और कुछ समय तक, लगभग 5 सालों तक वहां पर रहकर और फिर इतनी दूरी से ही सन को स्टडी करेगा। ये चंद्रयान 3 की तरह सन की सरफेस पे जाके उतरेगा नहीं। इसलिए इस मिशन को लैंडर मिशन, ऑर्बिटर लैंडर मिशन कहा गया था, और इस मिशन को ऑब्जर्वेटरी मिशन कहा जा रहा है। यानी कि आदित्य L1 क्या है? एक ऑब्जर्वेटरी मिशन है। क्यों ऑब्जर्वेटरी है? क्योंकि ये सन की सतह पर नहीं जाके रुक रहा है, ये कहीं ना कहीं एक दूर स्थिति पर, पॉइंट पर स्थित रहेगा और वहां से ऑब्जर्व करता हुआ नजर आएगा सन को। अब आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि सर एक्चुअली हम सन को स्टडी करने जा क्यों रहे? क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर सोलर सिस्टम। जो हमारा सौर मंडल है जिसमें 8 ग्रह और अदर आकाशीय पिंड हैं, इन सब का होम, हेड ऑफ द फैमिली जो है वो हमारा सूर्य है। और आप सब लोगों को शायद जानकारी होगी कि हमारा सूर्य गैसीय कणों से मिलकर बना हुआ है, गैसियस मॉलिक्यूल्स, मेटल से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब हमारा सूर्य गैसों का तो है, और गैसों के इतने सघनतम मास की वजह से इतनी सारी सेलेस्टियल बॉडीज को इसने होल्ड करके रखा हुआ है। इसलिए ये अपने आप में एक स्टडी का केंद्र है। सूर्य जो है, जैसा कि हमारी पृथ्वी है, वैसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड भी है। जैसे हमारी पृथ्वी क्रस्ट मेंटल कोर से बनी हुई है, ऐसे ही हमारी सूर्य में भी बहुत सारी ऐसी कुछ परतें पाई जाती हैं। जो हमारा सूर्य है उसकी परतों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जैसे हमारी अर्थ की परतों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इस वजह से हमने ये मिशन भेजा ताकि हम उनके बारे में डीप स्टडी और डीप एनालिसिस कर पाए। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये जो सन है, इस सन का कंपोजिशन हाइड्रोजन और हीलियम का है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम सन के सेंटर पर पाए जाते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, और उन न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से उत्पन्न होती है अनंत ऊर्जा, जिसे हम इनफाइनाइट एनर्जी भी कह सकते हैं। एंड दैट इनफाइनाइट एनर्जी हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है कि पृथ्वी प्लस आकाशीय पिंडों पर तापमान और बहुत सारी एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती हुई नजर आती हैं। आई बात समझ में? तो आगे इस मिशन को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यहां कहीं हमारी अर्थ है और सन जो है, इन दोनों के बीच की दूरी अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर है। तो क्या हम अर्थ की सरफेस से
उस 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस पर जो सूर्य है वहीं तक वो मिशन भेज रहे हैं? नहीं, हम अर्थ से सिर्फ 15 लाख किलोमीटर दूर हमारा ऑब्जर्वेटरी सूर्य मिशन भेज रहे हैं। वो अर्थ की सरफेस से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर स्थित रहेगा और उस पोजीशन से वो सन को स्टडी करेगा। तो L1 पोजीशन का मतलब अब आपको समझ में आया होगा। L1 पोजीशन वो पोजीशन है जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पॉइंट को नाम दिया जाता है लैग्रेंज पॉइंट। ये क्या है? ये एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें दो आकाशीय पिंडों के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो मिनिमाइज होता है। मतलब एक दूसरे का गुरुत्वाकर्षण बल अपोजिट दिशा में होने की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है। उस वजह से कोई भी आकाशीय पिंड बिना किसी एक्सटर्नल फोर्सेस के अपनी जगह पर स्थिर रह सकता है। इसका मतलब हम यहां से इसको भेजेंगे और यहां से वो स्टडी करता हुआ नजर आएगा। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है? मैंने बता दिया। लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? मिनिमम। तो क्या एक ही बिंदु होता है? नहीं, ऐसे 5 बिंदु पाए जाते हैं। लगभग 5 पॉइंट्स होते हैं। उसमें से हमने जो चूज किया है वो L1 पॉइंट चूज किया है। क्लियर? अब थोड़ा बहुत मैं सन के बारे में बताना चाहूंगा। सन जो है वो हमारी फैमिली का हेड है। हेड होने के साथ साथ पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा बड़ा है डायमीटर की, अगर मैं बात करूं तो। वैसे ही अगर मैं उस पृथ्वी के बिंदु की बात करूं कि पृथ्वी कितनी मिल जाए कि पूरा का पूरा सन का बर्थ हो जाए, तो लगभग 10 लाख पृथ्वी अगर मिल जाए तो एक सन का बर्थ हो सकता है। क्लियर आउट हुआ? या फिर पृथ्वी का अप्रोक्सीमेटली 3 लाख टाइम्स वजन जो है वो सन का वजन है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि पृथ्वी के कंपैरेटिवली सन जो है वो कितना ज्यादा बड़ा है। अगर इतना ज्यादा बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम की जितनी भी अलग अलग प्लैनेटरी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होल्ड करके रख सकता है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो सन है उस सन का टेम्परेचर जो है वो कहां से उत्पन्न हो रहा है, प्लस उस सन में कितनी सारी लेयर्स हैं। ये हमारा मेन सेंटर ऑफ स्टडी है। हमारा सन का इंटरनल स्ट्रक्चर भी कुछ बहुत सारी वैसी लेयर से मिलके बना है, जैसे कि हमारा अर्थ है, लाइक कोर है, रेडिएक्टिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन है, बाद में आता है फोटोस्फीयर। तो क्या हमें ये पढ़ना है? नहीं, ये तो हमें पता है, पर हमें जो पढ़ना है, हमारा जो स्टडी का पॉइंट है वो ये है कि कोर इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ एनर्जी इन द सन, जहां न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं और यहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहां का तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पर जैसे ही यहां से हम बाहर की तरफ आते हैं, फोटोस्फीयर की तरफ पहुंचते हैं, तो फोटोस्फीयर पे पहुंचते पहुंचते तापमान सिर्फ कुछ 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज जो आ रहा है वो क्यों? तो कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट निकल के आता है कि हाँ, ओरिजिनेटिंग पॉइंट से जब एनर्जी ट्रेवल करके दूर दराज क्षेत्र में जाएगी तो गारंटेड है उसका टेम्परेचर डेप्रिशिएट होने के साथ कम होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है। पर क्वेश्चन यहां अराइज होता है कि जब फोटोस्फीयर में जब टेम्परेचर 5.5 से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया तो उसके जस्ट आउटर सरफेस, जस्ट आउटर साइड में एक लेयर है नेम्ड एज कोरोना, उसमें टेम्परेचर अगेन 2 से 3 लाख डिग्री सेल्सियस क्यों हो जाता है? बात समझ में आई? ये हमारा मेन क्यूरियोसिटी का पॉइंट है कि टेम्परेचर में चेंज हुआ तो क्यों हुआ। प्लस जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो लास्ट वाली जो लेयर है कोरोना लेयर, उस कोरोना लेयर के जितने भी गैसीय पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ आयंस। और जब वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो आयनाइज्ड पार्टिकल्स जनरेटेड देयर मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज करंट्स।
इसका मतलब कोरोना के पास अपना खुद का मैग्नेटिक पावर भी जनरेट होता हुआ नजर आता है, जिससे बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। वही तो हमारा सेंटर ऑफ स्टडी है कि वहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स का, वो क्या है और किस हद तक पड़ता हुआ नजर आता है। बात समझ में आई? क्लियर? ये देखो मैंने दर्शाया हुआ भी है कि यहां पर 15 लाख किलोमीटर टेम्परेचर है, पर जैसे हम कोरोना बिल्कुल आउटर रीजन तक पहुंचे तो टेम्परेचर लगभग 3 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, क्योंकि फोटोस्फीयर में तो टेम्परेचर सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस तक था। उसके बाद इतना राइज अप इन टेम्परेचर हुआ तो क्यों हुआ? दूसरा, मैटर का फोर्थ स्टेट जो है, जिसे हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, वो पाया जाता है कोरोना में। कोरोना में एग्जिस्टेंस होता है मैटर के फोर्थ स्टेट, प्लाज्मा स्टेट्स का। अब ये सारी जो क्यूरियोसिटी के पॉइंट्स हैं, हम उस ऑब्जर्वेटरी से स्टडी करेंगे। ऑब्जर्वेटरी से इस हिसाब से स्टडी होगा क्योंकि ऑब्जर्वेटरी में लगे हुए हैं 7 पेलोड्स। जैसे कि चंद्रयान में सिर्फ 6 पेलोड लगे थे, इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। सातों पेलोड का क्या काम है? सातों पेलोड्स का काम है सन से आने वाली हाई एनर्जाइज्ड एक्टिविटीज, रेडिएशंस को ऑब्जर्व करना। ये देखो ऐसी जो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स हैं, जिसमें आईआर भी आती हैं, रेडियो वेव्स भी आती हैं, इंफ्रारेड्स भी आती हैं, प्लस जो विंड जनरेट हो रही है कहां से? सन की सरफेस से। उन विंड्स को स्टडी करना ही हमारा मेन मकसद है। वो पूरा होगा विद द हेल्प ऑफ दीज पेलोड्स जो हमने उस मिशन के दौरान उस ऑब्जर्वेटरी में लगाए हुए हैं। क्लियर? इस मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर पहुंचने में लगभग 109 दिन या 4 महीने के अराउंड का टाइम पीरियड लग रहा है। और एक बार अगर ये पृथ्वी से वहां पहुंच गया तो ये वहां 5 साल तक स्टेशनरी रह के सन को स्टडी करेगा। अब ये इतना बड़ा हाइक क्यों जनरेट हो रहा है कि इंडिया ने ऐसा कर दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्चुअल में इंडिया ने इतिहास रचा है। इससे जस्ट पहले एक और मिशन भेजा गया था एक फॉरेन कंट्री के द्वारा, जिसका टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट थी 12,400 करोड़, पर इंडिया ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है सिर्फ 400 करोड़ में। मतलब there is a huge difference in the cost of manufacturing of this particular project। ये भी अपने आप में बड़ा फायदा है। अब दुनिया की नजरें इस पे क्यों हैं? क्योंकि अगर इंडिया इस चीज में सक्सेसफुल होता है तो गारंटेड है स्पेस टेक्नोलॉजी जो सब कोई इतना महंगा समझते हैं, वो इंडिया ने रिड्यूस्ड करके, कॉस्ट कटिंग करके बहुत सस्ता कर दिया। मतलब इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी स्पेस रिलायबल टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी मदद से हम स्पेस एक्सप्लोरेशन और ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर? अब ये जो 7 पेलोड्स हैं, वो 7 पेलोड्स क्या क्या हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखो, वेल्क करके है एक पेलोड जो सोलर कोरोना को स्टडी करेगा। वैसे ही सूट करके एक पेलोड है जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को स्टडी करेगा। वैसे ही एक और पेलोड है सोलेक्स जो एक्सरेज वगैरह को स्टडी करेगा, हाई एनर्जाइज्ड एक्सरेज जो होती हैं उन्हें स्टडी करेगा। ऐसे ही हेलियस जो है वो यूआर रेडिएशंस और एक्सरेज जो एनर्जाइज्ड पार्टिकल और मास इजेक्शंस जो हैं उनको स्टडी करता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही एक और है आदित्य L1 मैग्नेटोमीटर MAG, वो मेजर करेगा हमारा इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेस में उसकी इंटेंसिटी कितनी है और उसका प्रभाव कैसा पड़ता हुआ नजर आता है। क्लियर? अगर इंडिया ये सक्सेसफुली कर लेता है तो एशिया का फर्स्ट कंट्री बनेगा, प्लस आईटी सेक्टर्स जो होगा इंडिया का वो अपने आप में ग्रो करता हुआ नजर आएगा। इकोनॉमिकली अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सारे FIIs और FDIs जो है उनका ग्रोथ होगा। अगर वो ग्रोथ होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है इंडिया की वो बढ़ेगी और इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा। क्लियर? ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।